स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, अक्सर हम लोग यह मान लेते हैं कि कानून की किताबों में जो लिखा है वही अंतिम सत्य है और उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन क्या हो अगर जिंदगी एक कुछ ऐसे सवाल पूछने लग जाए जिनका जवाब कानून के इन रिटन डॉक्यूमेंट्स में ना अवेलेबल हो। कानून अक्सर प्रक्रियाओं की बात करता है, अक्सर नियमों की बात करता है, लेकिन न्याय कानून से थोड़ा अलग होता है और इसका सीधा संबंध होता है संवेदना से। जब न्यायपालिका को कानून की किताबों से ऊपर उठकर इंसानियत के साथ खड़ा होना पड़ता है, तब कानून के सही मायने समझ आते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने सिर्फ एक केस का निपटारा नहीं किया है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के 3 सबसे संवेदनशील हिस्सों को झकझोर दिया है। पहला, गर्भपात का अधिकार, राइट टू अबॉर्शन। दूसरा, महिला की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ वुमेन। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, न्याय की मूल परिभाषा और मूल अवधारणा। मामला क्या था यह भी जानिएगा। मामला था एक रेप विक्टिम का, महज 15 साल की रेप सर्वाइवर बच्ची का। वह उम्र जिस उम्र में बच्चों को अपनी पढ़ाई, अपने खेल और अपने सपनों में खोया हुआ होना चाहिए, उस उम्र में उसे एक भयावह अपराध का शिकार होना पड़ा। और मामला केवल इतना नहीं था, उस अपराध के निशान उसके गर्भ में पल रहा था। और जब मामला अदालत पहुंचा तब फिर मेडिकल साइंस और मौजूदा कानूनों के हिसाब से देर हो चुकी थी और इसीलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो सबसे बड़ा मुद्दा आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का, MTP एक्ट का। MTP एक्ट सामान्यतः 20 सप्ताह तक स्टैंडर्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अलाउ करती है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी केसेस में ये 24 वीक्स यानी कि 24 सप्ताह तक हो सकता है। इसके बाद अगर टर्मिनेशन कराना है तो कोर्ट की स्पेशल परमिशन लगती है। तो ये भारत की कानूनी व्यवस्था कहती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 24 सप्ताह के बाद केवल सुप्रीम कोर्ट परमिट करता है। महत्वपूर्ण रूप से इस बच्ची के केस में यह मामला जो था वह इस प्रेस्क्राइब्ड लिमिट को पार कर चुका था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो तकनीकी रूप से बच्ची ने कोई अपराध नहीं किया था, वह कोई अपराधी नहीं थी, लेकिन कानून की समय सीमा जो थी वो एक ऐसी स्थिति में उस बच्ची को कैद कर दे रही थी जिस स्थिति को उसने कभी चुना ही नहीं था। यहां पर कानून एक प्रकार से खामोश दीवार की तरह काम कर रहा था। देर हो चुकी थी, लेकिन अब जब सरकार का पक्ष देखेंगे और मेडिकल बोर्ड का पक्ष देखेंगे तो मेडिकल बोर्ड और सरकार कहती है कि नियमानुसार देर हो चुकी है और अब अबॉर्शन एक रिस्की काम होगा बच्ची के लिए। पर सवाल यह था कि क्या बच्चे के शरीर पर थोपा गया मातृत्व उस मेडिकल जोखिम से कहीं कम खतरनाक है? क्या उस रिस्क को हम कम आंक सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस केस में जो कहा वो बहुत ऐतिहासिक है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रेप सर्वाइवर के लिए गर्भपात केवल एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं होता है, वह गर्भ उसके लिए एक कॉन्टिन्यूअस ट्रॉमा है। उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस घटना को बार बार उसे रिविजिट कराता है और एक प्रकार का मानसिक आघात है उस हर रेप सर्वाइवर के लिए जो इसे झेल रही होती है विद प्रेगनेंसी। तो वह गर्भ के उस हर पल में उस हिंसा को याद करती है। अदालत ने पूछा कि आप सुरक्षा की बात करते हैं और आप कहते हैं कि इसमें रिस्क है, तो क्या हम केवल बायोलॉजिकल सुरक्षा की बात करेंगे? क्या उस बच्ची के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करेंगे? और उस बच्ची की गरिमा का क्या? यहां पर महत्वपूर्ण है, अगर कानून उसे गर्भ ढोने पर मजबूर कर रहा है तो क्या कानून स्वयं उस हिंसा का हिस्सा नहीं है? यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और ऐसे में क्या यह न्याय माना जाएगा या फिर उस मासूम को व्यवस्था के द्वारा दी गई एक एड ऑन सजा मानी जाएगी, उसकी सजा में तथाकथित तौर पर विस्तार माना जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मेडिकल बोर्ड की बात की, आर्टिकल 21 की बात की और एक प्रेसिडेंट सेट किया जो बहुत महत्वपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको आप जो टाइम लिमिट है उसको खत्म कीजिए। भारत के मौजूदा कानूनों को अगर हम देखें तो बड़ी कमी क्या है कि हमारे कानून काफी हद तक डॉक्टर सेंट्रिक है, यानी कि आखिरी फैसला मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर टिका होता है, जो क्लॉजेस है, जो नियम है, उसके अनुरूप कार्य करता है। स्त्री के शरीर पर सबसे पहला हक किसका होना चाहिए? राज्य का, अधिकार का, या स्वयं उस महिला का? दुनिया
अब पूरे तरीके से वुमन सेंट्रिक मॉडल की ओर बढ़ रही है, जहां पर महिला की इच्छा, उसकी ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता और उसकी पसंद को सर्वोपरि माना जाता है। यहां पर आर्टिकल 21 की भी भूमिका बहुत ही स्पष्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कई बार यह कहा है कि जीवन का अधिकार केवल और केवल सांस लेने का अधिकार नहीं है। जीवन के अधिकार का मतलब है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण और मानवीय जीवन जीने का अधिकार। और गरिमा का अर्थ क्या है? गरिमा का अर्थ है अपने शरीर पर और अपने भविष्य पर निर्णय लेने की शक्ति। लेकिन इन सब मामलों के साथ साथ एक नैतिक द्वंद्व भी है इस मामले में, जिसे समझिएगा। एक तरफ उस महिला की पसंद है, बच्ची की पसंद है, एक माँ की पसंद है जो प्रेगनेंसी चाहती है या नहीं चाहती है। दूसरी तरफ है एक संभावित जीवन का अधिकार, और ये दोनों को कानून के हिसाब से वेटेज दिया जाता है। तो यहां पर एक नैतिक द्वंद्व बनता है। न्याय की तराजू पर दोनों ही पक्ष भारी हैं, लेकिन यहां पर मामला थोड़ा सा अलग है। और अलग क्या है कि जब एक पक्ष हिंसा से जन्मा हो तो फिर वहां पर न्याय का झुकाव पीड़ित की मुक्ति की ओर होना चाहिए, पीड़ित के पक्ष में होना चाहिए। इस फैसले में एक बड़ा टेक अवे दिया है, और वह क्या है कि भारत में ही नहीं, कानून की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत भी कानून कोई स्टैटिक चीज नहीं हो सकती है। वास्तव में यह समाज की बदलती धड़कनों के अनुरूप ढलनी चाहिए। उसे समाज की हकीकत को और पीड़ित की सुस्तियों को, दोनों को महसूस करना चाहिए और उसके हिसाब से न्याय देना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ निर्देश दिया है कि रेप सर्वाइवर्स के मामले में जो टाइम लिमिट है उसको रिविजिट किया जाए, पुनर्विचार किया जाए और समाप्त किया जाए। क्योंकि न्याय केवल नियमों का गणित नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, यह एक मरहम भी है। अगर वक्त पर जो नहीं लगेगा तो घाव और गहरा होगा और पीड़ा बढ़ेगी। तो न्याय तकनीकी कारणों से अगर रुक जाता है तो वह न्याय कहलाता भी नहीं है, वास्तव में वह व्यवस्था की विफलता कहलाता है, एक पेन कहलाता है। अंत में सवाल सिर्फ कानून का है भी नहीं, सवाल है हमारे समाज का। जब हम 15 साल की बच्ची को अदालत की सीढ़ियों पर खड़ा देखते हैं तो वह केवल एक केस नंबर नहीं होती है, वह पूरे सिस्टम की परीक्षा होती है। क्या हमारा सिस्टम इतना सॉफ्ट, इतना कोमल है कि वह एक बच्चे के दर्द को महसूस कर सके, या इतना कठोर है कि वह सिर्फ धाराओं, उपधाराओं, सेक्शन, बाई लॉज की बात करता रहेगा? अदालत ने इस बार यह निश्चित तौर पर साबित कर दिया है कि न्याय की देवी की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, वह पट्टी केवल इसलिए नहीं बंधी है कि वह भेदभाव न करे, बल्कि इसलिए भी बंधी है कि वह इंसान के आंसू भी महसूस कर सके। ऐसा ना हो कि वो इंसान के आंसू ही ना देख सके। महत्वपूर्ण रूप से एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्या हम कानून को इंसान के लिए बना रहे हैं या इंसान को कानून के सांचे में फिट करने की कोशिश करते रहेंगे? यह बहुत महत्वपूर्ण है, सोचिएगा जरूर और अपनी राय भी दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के पक्ष या विपक्ष में आप जो भी कहना चाहें, क्योंकि इसके तकनीकी पक्ष भी हैं, इसके मेडिकल पक्ष भी हैं और इसके सामाजिक और नैतिक पक्ष भी हैं। आप जिस पक्ष पर भी बात करना चाहें कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027, 28 या 29 जिनका लक्ष्य है, वे हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस में आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज इत्यादि ढेर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और महत्वपूर्ण रूप से इन सारी सुविधाओं का लाभ आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा डिस्काउंट भी ले सकते हैं जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।